संविधान के आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं भाग 5 की, यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। इन्हीं अनुच्छेदों में भाग 5 यानी कि संघ विस्तृत रूप से फैला हुआ है और संघ की सारी शक्तियां इसी में विस्तृत रूप से वर्णित की गई हैं। अभी तक के वीडियो में हमने भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास से लेकर भाग 4 के क तक यानी कि अनुच्छेद 51 का क तक देखा है और आज जो है भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और सबसे पहले अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में जो पहला मेन पॉइंट है वह है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अनुच्छेद 52 से ही शुरू होता है। और राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में ही दिया गया है। तो आज जो है राष्ट्रपति पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में राष्ट्रपति से जुड़ा एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी तथ्य हैं आज के इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा और इसके बाद आपको राष्ट्रपति से जुड़ा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और आप आसानी से राष्ट्रपति से जुड़े सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे और राष्ट्रपति से जुड़े सारे तथ्यों को आप जान जाएंगे। तो आपको करना क्या है, बस मुझे ध्यान से सुनना है। तो चलिए अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद है किसमें? अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन होगा? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक। और देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। अनुच्छेद 52 ये बात कहती है। उसके बाद अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में समाहित है। लेकिन हमने संसदीय व्यवस्था को अपना रखा है। संसदीय व्यवस्था यानी कि संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई है? तो यह ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हमने ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली को अपना रखा है। संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता यह होती है कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का हेड होता है। कहने के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च संस्था है, सबसे पावरफुल व्यक्ति है, लेकिन वास्तविक शक्ति और वास्तविक पावर जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद में समाहित होता है। इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका यानी कि वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद में समाहित होती है। और हमने संसदात्मक व्यवस्था को अपना रखा है। इसमें एक पॉइंट और भी है कि मंत्री परिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदात्मक व्यवस्था की यह विशेषता है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, यही वजह है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का हेड होता है, नाम मात्र का सर्वोच्च संस्था होता है, लेकिन सर्वोच्च पावर वास्तविक रूप से किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद के पास। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। 52 में भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी
और 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। उस मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा, लोकसभा एवं विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। और नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी और दिल्ली, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। ध्यान रखने की बात क्या है कि राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं और दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य हैं इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उन उम्मीदवारों के पीछे 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। ये 50 सदस्य कौन होते हैं जो प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं? तो ये जो निर्वाचक मंडल में सम्मिलित लोग हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के जो मेंबर्स हैं, इन्हीं सदस्यों में से 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अमेरिका में इस तरह की बाध्यता है कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल 4 साल के लिए होता है और एक व्यक्ति केवल 2 बार ही, केवल 2 टर्म ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है। लेकिन भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। राष्ट्रपति जो है कई बार चुना जा सकता है, एक ही व्यक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 54 में क्या था? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। और 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या होगी। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति से जो भी संबंधित मामले होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से, उन मामलों का निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों का निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अवैध घोषित हो जाए, राष्ट्रपति चुन लिया गया, उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया और राष्ट्रपति का निर्वाचन कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया, तो इस बीच में राष्ट्रपति के द्वारा इस अवधि में जो भी कार्य किए गए हैं वह कार्य अवैध घोषित नहीं होते हैं। ये क्लियर है? चलिए, उसके बाद अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पद की अवधि कितनी होगी? राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाएगा? तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति जिस दिन अपना पद ग्रहण करेगा, जिस दिन अपने पद पे आसीन होगा, शपथ ग्रहण करेगा, अपने पद पे आसीन होगा, उस तिथि से अगले 5 वर्षों तक वह अपने पद पर बना रहेगा। यानी कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है? तो 5 वर्ष की। लेकिन इसमें एक और टर्म है, अगर राष्ट्रपति 5 वर्षों की अवधि के बाद भी अपने पद पर बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उस पद पे आके पद ग्रहण न कर ले, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पे बना रहेगा 5 साल की अवधि पूर्ण होने के बाद भी। अक्सर इस मामले में किया जाता है कि जब पदावधि पूर्णे वाली होती है, यानी कि 5 वर्ष समाप्ति की ओर होते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव पहले कर लिया जाता है, किसी दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव पहले कर लिया जाता है। और ठीक जिस दिन इस राष्ट्रपति की, पहले वाली राष्ट्रपति की अवधि जो है 5 साल पूरी होती है, उस दिन, उसके बाद जो है दूसरे राष्ट्रपति जो चुने गए रहते हैं उनको उस पद पे आसीन कर दिया जाता है।
पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। और यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य है, जो सबसे वरिष्ठतम जज है, उस जज के सामने राष्ट्रपति अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति अपने पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है, और किसी कारणवश अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके सामने राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेगा। अब देखिए, राष्ट्रपति की पदावधि तो 5 साल की है, तो 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। किन किन माध्यमों से हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 56 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा कि उपराष्ट्रपति को संबंधित अपना त्याग पत्र देगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अनुच्छेद 56 का 2, अनुच्छेद 56 के 2 के तहत उपराष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देगा। इस तरह से राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व अपना पद त्याग कर सकता है। और उपराष्ट्रपति क्या करेगा कि उपराष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को इसकी सूचना देगा। दोनों सदनों में उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, तो राज्यसभा में वह खुद सूचना देगा, तथा राष्ट्रपति के पद त्याग से यानी कि त्याग पत्र देने की संबंधित सूचना जो है उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देगा, और लोकसभा अध्यक्ष जो है इस सूचना को लोकसभा सदस्यों में प्रेषित करेगा। तो इस तरह से त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति 5 सालों से पहले अपना पद छोड़ सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत इम्पीचमेंट लाके, महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका केवल एक ही आधार है, वह है संविधान का अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी कि लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा, किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। और महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए जो है जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाएगा, लाया जाएगा प्रस्ताव को, उस सदन के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से वह बिल अगर पारित हो जाता है, महाभियोग पारित हो जाता है, तब महाभियोग जो है दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में जो सदस्य हैं राष्ट्रपति पे लगाए गए आरोपों की जांच करेंगे, और सत्य पाए जाने पर उस सदन से भी अगर 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया गया है दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को उसी दिन से त्याग पत्र देना पड़ता है। उसी दिन से राष्ट्रपति को, जिस दिन महाभियोग पारित हो जाता है दोनों सदनों से, उसी दिन राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले महाभियोग लगाने की सूचना राष्ट्रपति को लिखित रूप में 14 दिन पहले देनी पड़ती है। कितनी दिन पहले देनी पड़ेगी? तो 14 दिन। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए पुनः उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।
तो अनुच्छेद 57 में क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति रह चुका है, ठीक, इस संविधान के उपबंधों के तहत वह फिर से राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्र होगा। तो अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। उसके बाद अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या है? तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न अर्हताएं हैं। कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति चुने जाने योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। पहली अर्हता कौन सी है? भारत का नागरिक हो। दूसरी अर्हता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी अर्हता है लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। चौथी अर्हता क्या है? लाभ के पद पर न हो। ये 4 अर्हताएं हैं। ध्यान देने की बात यह है कि राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो, शैक्षणिक योग्यता हो, इसका जिक्र संविधान में नहीं है। कौन कौन सी अर्हताएं हैं? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या चुकी हो, और लाभ के पद पर न हो, और लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। अब लाभ का पद क्या है? सिंपल और आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो लाभ का पद जैसे किसी सरकारी नौकरी वगैरह पे ये लाभ के पद माने जाते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस में है तो वह लाभ का पद माना जाएगा। और यदि किसी राज्य की विधानसभाओं का, राज्य की विधान परिषदों का, या फिर लोकसभा का, या फिर राज्यसभा का, या किसी भी मंत्री पद पे, या राष्ट्रपति के पद पे, उपराष्ट्रपति के पद पे, इन सब किसी पद पे भी हो तो वह जो है लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो यही है लाभ के पद की परिभाषा। चलिए उसके बाद अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 58 में क्या था? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। और अनुच्छेद 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं, देख लेते हैं इनको हम। राष्ट्रपति संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। क्या शर्तें हैं राष्ट्रपति के लिए? कि राष्ट्रपति जो होगा वह संसद या किसी भी राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो वह संसद या किसी अन्य राज्यों की विधानमंडलों का सदस्य नहीं हो सकता है। यह पहली शर्त है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो वह अपना पहला पद रिक्त कर देगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्यों की विधानसभा का सदस्य हो और वह राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो वह जब भी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होगा तो वह जिस पद पे था उस पद को उसी दिन से रिक्त मान लिया जाता है। उसी दिन से उस पद को राष्ट्रपति को छोड़ना पड़ेगा। और राष्ट्रपति अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। तो ये सब शर्तें हैं राष्ट्रपति पद के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है? राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय कार्यों के लिए शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। और क्या है शर्तें? सभी उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों का हकदार होगा। शासकीय निवासों के अतिरिक्त जो राष्ट्रपति को उपलब्धियां प्राप्त हैं, भत्ते प्राप्त हैं, विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उन सारे चीजों का राष्ट्रपति हकदार होगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। ये भी राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। राष्ट्रपति की उपलब्धियां जो हैं, राष्ट्रपति को जो मिलने वाले भत्ते हैं, उसकी पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार से उसको कम नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया महीना है और राष्ट्रपति का वेतन जो है आयकर से मुक्त होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख रुपया महीना है और इसका वेतन जो है इनकम टैक्स फ्री होता है, आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति के लिए 18 लाख रुपया वार्षिक पेंशन निर्धारित है, यानी कि
1.5 लाख रुपये महीना। राष्ट्रपति के लिए 18 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है, यानी कि 1.5 लाख रुपया महीना किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। शपथ तो मैंने आपको पहले ही बताया था। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में भारत के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। और यदि किसी कारणवश अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति जो है अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेगा। यह है अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ। इसके अलावा अनुच्छेद 61 में आपको मैंने बता ही दिया, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और महाभियोग लगाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। किसी भी सदन में जिसमें महाभियोग लगाया जाता है उसके 2/3 सदस्यों के बहुमत से, सिग्नेचर से वह महाभियोग पारित होकर दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और सही पाए जाने पर उस सदन से भी 2/3 बहुमत से महाभियोग पास हो जाता है, तब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देनी होती है। ठीक। और क्या है कि यदि राष्ट्रपति की जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया सफल हो जाती है तो राष्ट्रपति उसी दिन अपना पद त्याग कर देता है। लेकिन राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। और इस परिस्थिति में करना क्या होता है? यदि राष्ट्रपति अगर 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लेता है, महाभियोग नहीं लगाए जाते हैं, त्याग पत्र नहीं देता है, आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है, तो 5 वर्ष की अवधि जब पूर्ण होती है तो 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले किसी दूसरे व्यक्ति को जो है, या वही खुद चुनाव लड़के दूसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति चुना जा सकता है। और 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर पुनः उसका या जो दूसरा व्यक्ति निर्वाचित हुआ है उस व्यक्ति का शपथ ग्रहण करा के राष्ट्रपति पद पर आसीन कराया जाता है। ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का हकदार नहीं होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आसीन होता है। और यदि राष्ट्रपति की जो पदावधि है समाप्त हो जाती है और तब तक अगर दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ रहता है तो राज अंतराल न होने पाए, इसके लिए राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद भी अपने पद पे बना रहेगा। और उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका पद नहीं धारण कर सकता है। वह राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्ति के बाद भी तब तक बना रहेगा जब तक कि विलंब के कारण दूसरा राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होकर उस पद पे आसीन न हो जाए। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, जिसको देखते हैं। तो राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी अधिकार है। राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों, विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिनमें प्रमुख हैं भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रायः प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बहुमत दल का नेता होता है, परंतु राष्ट्रपति के द्वारा
प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करेगा? पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। ठीक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। कैग की नियुक्ति करेगा, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, भारत के राजदूतों एवं अन्य राजनयिकों की नियुक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों के शासन की रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, इन सब की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक बार फिर से, भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल्स के सदस्यों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, भारत के राजदूत एवं अन्य राजनयिकों की नियुक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों के शासन की रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति अपने पावर से ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकता है और इन अध्यादेशों की जो प्रभावी शक्ति है, जो प्रभाव है, वह संसद के द्वारा पारित किए गए अधिनियमों के समान ही होती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की जो प्रभावी शक्ति है वह संसद के अधिनियमों के समान ही होती है। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब संसद स्थगन में हो, यानी कि जब संसद नहीं चल रहा हो और उस वक्त जो है देश को किसी कानून की आवश्यकता है और संसद नहीं चल रही हो, संसद मोशन में नहीं हो, तो राष्ट्रपति जो है उस कानून के लिए अध्यादेश जारी करता है और उस अध्यादेश की वैल्यू जो है संसद के द्वारा पारित किए गए अधिनियमों के समान ही होती है। और ऐसे अध्यादेशों की जो अवधि होती है वह संसद शुरू होने के 6 सप्ताह तक होती है। यानी कि संसद अगर मोशन में आ जाती है, संसद चलने लगती है, तो यह 6 सप्ताह तक ही इसकी अवधि रहती है। अध्यादेशों की अवधि कितने दिनों तक रहेगी? 6 सप्ताह तक। अच्छा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो पावर है वह पावर कहां से मिलता है? तो अनुच्छेद 123 से। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अच्छा, संसद जब स्थगन में हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर संसद चल रही हो तो क्या राष्ट्रपति को पावर है कि अध्यादेश जारी कर दे? तो नहीं। राष्ट्रपति जब संसद चल रही हो तब अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति अध्यादेश केवल केंद्र के मामले में ही जारी कर सकता है। राज्यों के संबंधित मामलों में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जब संसद चल रही होगी उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं रखता है और राज्यों से संबंधित विषयों पर भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।
इसके अलावा राष्ट्रपति को सैनिक शक्ति प्राप्त है। सैनिक शक्ति में क्या है? तो सैनिक शक्ति जो है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, यानी कि वायुसेना, नेवी और आर्मी, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, लेकिन इन तीनों सेनाओं का जो प्रयोग है वह विधि द्वारा नियमित होता है। कैसे नियमित होता है? विधि द्वारा। राजनीतिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। राजनीतिक शक्तियों के तहत दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता हो या संधि हो, किसके नाम से की जाएगी? तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए राजदूतों की नियुक्ति करता है तथा भारत में दूसरे देशों की राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? भारतीय राजदूतों की नियुक्ति विदेशों में करता है तथा विदेशी राजदूतों की नियुक्ति अगर भारत में करनी हो तो उसका अनुमोदन करता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के कारण दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण, विराम इत्यादि जो है कर सकता है। तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को कहां से प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। अब देखिए, क्षमा में क्या है? क्षमा में दंड एवं बंदीकरण दोनों समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात दोषी व्यक्ति जो है पूर्णतः दोष मुक्त हो जाता है। उसके बाद है प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या है कि विशेषकर मृत्यु दंड के मामलों में दंड पर रोक लगा दिया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दंड पाए हुए व्यक्ति को क्षमा याचना के लिए समय मिल सके। ठीक। उसके बाद है परिहार। परिहार में क्या है? सजा की प्रकृति को परिवर्तन किए बिना सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है। परिहार में क्या है कि सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा की अवधि को कम कर देना, यही है परिहार। मैं आपको समझाता हूं। सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना अर्थात यदि किसी व्यक्ति को अगर 5 साल का सश्रम कारावास हुआ है तो क्या किया जाएगा कि उसकी अवधि को, यानी कि 5 साल की सजा हुई है तो उसको घटा के 2 साल कर दिया जाएगा, लेकिन कारावास की प्रकृति क्या होगी? सश्रम ही। 5 वर्ष का सश्रम कारावास था तो अब क्या हुआ? अवधि कम कर दी गई, लेकिन 2 वर्ष का सश्रम कारावास ही रहेगा, यानी कि सजा की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह है परिहार। उसके बाद है लघुकरण। लघुकरण में दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है, जैसे कि मृत्यु दंड को जो है आजीवन कारावास में बदल देना, फांसी को आजीवन कारावास में बदल देना, या कठोर कारावास में बदल देना, या साधारण कारावास में बदल देना, ये जो है लघुकरण कहलाता है। उसके बाद विराम है। विराम में सजा को विशेष स्थिति के कारण कम कर दिया जाता है, जैसे अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसकी गर्भावस्था के कारण उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल में दोषी पाए गए अर्थात सेना न्यायालयों में दोषी पाए गए व्यक्ति को या दंडित किए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये शक्तियां जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, क्षमा, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण, विराम इत्यादि शक्तियां, ये सभी राज्यों में जब राज्यपाल की हम चर्चा करेंगे तो ये सारी शक्तियां राज्यपाल को भी प्राप्त है, लेकिन इनमें 2 बेसिक अंतर है, 2 बेसिक डिफरेंसेस है, उसको ध्यान रखिएगा। राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, और सेना न्यायालय द्वारा जो दंड दिए गए हैं उस दंड को भी राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है। यह क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्लियर है?
मृत्युदंड और सेना न्यायालय के द्वारा जो दंड दिए गए हैं, कोर्ट मार्शल के द्वारा जो दंड दिए गए हैं, उनके दंड को केवल और केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। राज्यपाल को मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद एक और चीज, यदि एक बार राष्ट्रपति क्षमादान की याचिका को खारिज कर देता है, ऐसा विशेषकर फांसी या मृत्युदंड के मामलों में होता है कि जिन लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है या फांसी की सजा सुनाई जाती है, वह राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना भेजते हैं। और यदि राष्ट्रपति एक बार अगर क्षमा याचिका को खारिज कर देता है तो दूसरी बार क्षमादान के लिए याचिका नहीं भेजी जाएगी। क्लियर है? अगर एक बार राष्ट्रपति क्षमादान की याचिका को खारिज कर देता है तो दूसरी बार क्षमादान की याचिका नहीं भेजी जाएगी। क्लियर है? उसके बाद संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति ऐसी अवस्था में क्या करेगा कि आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में कर सकता है। क्लियर? तथा अनुच्छेद 80 के 3 के तहत 80 का 3, इसके तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, विज्ञान, वाणिज्य, साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त 12 लोगों का मनोनयन कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करेगा, कहां? लोकसभा में। और कला, विज्ञान, वाणिज्य, साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में फेमस लोगों को जो है राष्ट्रपति इस तरह के 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति कुल कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? तो 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में, कुल 14 लोगों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकता है। अच्छा, ये जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है, यह कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। चलिए, उसके बाद परामर्श संबंधी शक्ति, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने के लिए मजबूर नहीं है। वह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के सलाह को माने या न माने। उसके बाद विधेयकों पर अनुमति देने या न देने संबंधी शक्ति, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति दे सकता है या न दे सकता है, इस तरह की भी शक्ति उसको प्राप्त है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक को लौटाना चाहे तो यथाशीघ्र विधेयक को लौटा देगा। अनुच्छेद 111 के तहत अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अगर अपनी सहमति नहीं देना चाहता है, उसको रिटर्न कर देना चाहता है, तो यथाशीघ्र यानी कि जितनी जल्दी हो सके उसको लौटा देगा, क्योंकि इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्णय लेने की कोई समय सीमा नहीं है। क्योंकि इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि विधेयकों पर अनुमति लेने की विधेयकों पर निर्णय लेने की कोई समय सीमा नहीं है। और इसी का लाभ उठाते हुए 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग करते हुए भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लिया था। अनुच्छेद 111 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को लौटाना चाहता है तो यथाशीघ्र लौटा देगा। राष्ट्रपति को उस विधेयक पर निर्णय लेने की कोई समय सीमा नहीं है।
कि राष्ट्रपति कितने दिनों में उस विधेयक पर निर्णय लेगा या नहीं लेगा। इस समय सीमा का अभाव है और इसी का लाभ उठाते हुए उस समय के राष्ट्रपति 1986 में 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। उन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक अधिनियम पर कोई निर्णय नहीं लिया था, बल्कि उसको जो है अपने पास सुरक्षित रख लिया था, यानी कि यूं कहिए कि उसको मोड़ के उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया था। इसी को जेबी वीटो बोलते हैं, जेब में रख लेना अर्थात जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। तो पहली बार भारतीय इतिहास में, संविधान के इतिहास में जेबी वीटो का प्रयोग हुआ था, पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ था राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। कब हुआ था? 1986 में। और किस मैटर में हुआ था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक अधिनियम पर। क्लियर है? सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। कब किया था? तो 1986 में। और किस पे किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पे। क्लियर है? चलिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक आपातकालीन शक्तियां वर्णित है। इसमें राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित करने का अधिकार है। लेकिन इसके 3 आधार हैं। पहला आधार है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। यदि भारत युद्धरत हो, युद्ध कर रहा हो, या कोई देश अचानक से भारत पर हमला कर दे, आक्रमण कर दे, या भारत में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इसको आधार बनाते हुए राष्ट्रपति जो है संपूर्ण देश में या देश के किसी खास हिस्से में राष्ट्रीय आपात लगा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। और एक चीज और बता दूं कि संविधान में, पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र केवल एक बार किया गया है। और कहां किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में। पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार प्रयोग किया गया है। और कहां किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है राष्ट्रपति शासन। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यदि किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र फेल कर जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो राज्यपाल जो है अनुशंसा करेगा और राज्यपाल की अनुशंसा पे राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। उसके बाद वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। आर्थिक आपात के आधार पे यदि अगर ऐसा लगता है कि देश में जो है आर्थिक आपात उत्पन्न होगा, इस परिस्थिति में मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात लगाता है। यह न्यूनतम 2 महीने के लिए लगता है, अधिकतम कोई समय सीमा नहीं है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन या मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। उससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये सब मैं आपको आगे जब अनुच्छेद 352 से 360 भाग 18 की चर्चा जब हम लोग करेंगे, उसमें मैं सारी चीज डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल राष्ट्रपति को ये 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति शासन, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में राज्यपाल की अनुशंसा पर संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। तो ये है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। उसके बाद है विधायी शक्तियां। ठीक, चलिए, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद 3 लोगों से मिलकर बना है। कौन कौन? एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा ये खुद है राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर संसद बनता है। लोकसभा, राज्यसभा
और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? तो संसद सत्र का आहूत करना, सत्रावसान करना तथा लोकसभा को भंग करना। राष्ट्रपति को यह शक्तियां प्राप्त हैं कि वह संसद सत्र का आहूत करेगा, यानी कि शुरुआत जो है सेशन की शुरुआत करेगा राष्ट्रपति, सेशन की समाप्ति भी करेगा, सत्रावसान करेगा और मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर देगा। इसीलिए लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, राज्यसभा भंग नहीं होती, लेकिन लोकसभा भंग हो जाती है, इसलिए लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है या प्रथम सदन कहा जाता है, क्योंकि यह भंग हो जाती है। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? संसद का सत्रावसान करना, आहूत करना यानी कि संसद की शुरुआत करना, संसद सत्र की शुरुआत करना, संसद सत्र की समाप्ति करना तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार प्राप्त है। तथा उसके बाद संसद के एक सदन या संयुक्त रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को संसद के किसी भी एक सदन में बोले, चाहे लोकसभा में बोले, चाहे राज्यसभा में बोले, या चाहे तो दोनों सदनों में संयुक्त रूप से भाषण दे सकता है। ऐसी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। उसके बाद लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संयुक्त रूप से अभिभाषण करने की शक्ति प्राप्त है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन होता है। जब भी निर्वाचन होता हो और मंत्रिमंडल बनती है तो प्रथम सत्र के शुरुआत में तथा प्रत्येक साल जो सत्र शुरू होगी उस सत्र के शुरुआत में जब नई संसद गठन होगी, अर्थात नई मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें, तथा प्रत्येक वर्ष सत्र के शुरुआत में राष्ट्रपति जो है संयुक्त रूप से अभिभाषण करेगा। इस तरह की भी शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। उसके बाद संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बन पाता है। ठीक है, संसद द्वारा अगर कोई विधेयक पारित होता है तो वो लोकसभा, राज्यसभा से पास होने के बाद वह जो है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कानून बन पाता है। तो इस तरह राष्ट्रपति का जो है महत्व काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा इत्यादि के परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। इसके अलावा कुछ और भी कार्य हैं जिनमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक हो जाती है। जैसे अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो, वर्तमान राज्य का जो है जो प्रेजेंट में जो राज्य हैं उन राज्यों की सीमा बदलनी हो, उनका क्षेत्र बदलना हो, ठीक, उसका नाम बदलना हो, उसके लिए या नए राज्यों का निर्माण करना हो, नए राज्यों का गठन करना हो, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अच्छा, धन विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा संचित निधि अनुच्छेद 117 के 3 के तहत व्यय करने वाले विधेयक, कुछ ऐसे विधेयक जिन विधेयकों से भारत की संचित निधि से पैसा खर्च होगा, उन विधेयकों को जो है पारित कराने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। तथा ऐसे कराधान पर जिनमें राज्य हित जुड़े हैं, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक, इन विधेयकों में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तथा इसके अलावा अगर किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा किसी विषय पर
अगर दोनों सदनों में असहमति है, दोनों सदन अगर सहमत नहीं है, तो उनके गतिरोध को दूर करने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन की जो है बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता करता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाया किसके जाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, सीएजी के प्रतिवेदन यानी कि कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर रखवाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या क्या करता है? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर रखवाता है। कौन? तो राष्ट्रपति। चलिए, भारत का राष्ट्रपति से जुड़े कुछ तथ्य हैं, उन तथ्यों को भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी तक के इतिहास में सबसे लंबे अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार अपने पद पर आसीन रहे, राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। अब देखिए, यहाँ प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल तो केवल 5 साल का होता है, तो ये 1950 से लेकर 1962 तक 12 वर्ष तक कैसे रह गया? तो ये जो पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे वो संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति चुने गए थे और चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति ये 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे, 1951-52 में, उसी समय फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो 1952 से फिर ये लगातार 2 टर्म यानी कि 62 तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। उसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन रहे। उसके बाद वीवी गिरी के निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो वीवी बराह वेंकट गिरी के निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। इनका जुड़ाव जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से था। क्वेश्चन पूछता है कि किस राष्ट्रपति का जुड़ाव ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? तो वीवी गिरी का संबंध जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से था। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, इन्हीं के समय से, नीलम संजीव रेड्डी के समय से ही 25 जुलाई को जो है राष्ट्रपति पद पर आसीन होने की प्रथा चली आ रही है। नए नए राष्ट्रपति अपना जो है शपथ ग्रहण 25 जुलाई को करते आ रहे हैं। ये कब से शुरू है? तो नीलम संजीव रेड्डी के टाइम से ही शुरू है। तब से लेके अभी तक जो है भारत का राष्ट्रपति जो है 25 जुलाई को ही अपने पद पे आसीन होता चला आ रहा है। ठीक, इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी थे। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष थे? तो नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी थे। ये 1 बार चुनाव हार गए और बाद में निर्विरोध जीत गए। ये भी ध्यान रखिएगा, निर्विरोध चुनाव जीतने वाले कौन राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी 1 बार चुनाव हारे और दूसरी बार निर्विरोध जीत गए।
देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा, देश का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, और नंबरिंग के अनुसार देश के तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। वीवी गिरी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह व बीडी जत्ती देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। 3 व्यक्ति जो देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुके हैं, कौन कौन है? वीवी गिरी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह एवं बीडी जत्ती देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। एम हिदायतुल्लाह ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति पद पर और भारत के उपराष्ट्रपति पद पर, तीनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। इसके अलावा एक चीज और बता दूं कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति और नंबरिंग के अनुसार देश की 12वां राष्ट्रपति, ठीक, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन व रामनाथ कोविंद दोनों ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन और प्रेजेंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ये दोनों देश के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और नंबरिंग के अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति 14वें राष्ट्रपति हैं। नंबरिंग के अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं श्री रामनाथ कोविंद, वह भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। चलिए, इसके अलावा राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। इसके अलावा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो केवल और केवल राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। और इसके अलावा संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति को कोई पावर नहीं है। मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन दिल्ली तथा पुडुचेरी दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन दोनों में विधानसभा है और इन दोनों प्रदेशों के राष्ट्रपति जो है इन दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है मुख्यमंत्री के नियुक्ति में कोई पावर नहीं रखता है। संविधान के द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को जो है कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी इन दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री यदि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ऐसी दशा में अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य में अगर ऊंचे सदन का सदस्य हो, यानी कि विधान परिषद का सदस्य हो, तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं।
जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन दोनों राज्यों में विधानमंडल में 2 सदन हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो अगर इन राज्यों में अगर मुख्यमंत्री जो है अगर विधान परिषद का सदस्य है तो विधान परिषद का सदस्य हो और वह मुख्यमंत्री पद पर हो तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं कर सकता है। एक बार फिर बता दूं, यदि किसी राज्य में विधान मंडल में विधानसभा हो और विधान परिषद हो और उस राज्य का मुख्यमंत्री अगर विधान परिषद का सदस्य हो तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं करेगा। क्लियर है? राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेती हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं, लेकिन राष्ट्रपति पे महाभियोग जब लगाया जाता है तो उसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। निर्वाचन में भाग लेंगी लेकिन महाभियोग लगाने वाली प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभाएं उस महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि कोई भी विषय पुनर्विचार हेतु मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है। इसके पहले ऐसा उपबंध नहीं था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह व्यवस्था की गई कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ गूढ़ तत्व हैं तो उस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति जो है विधेयक को वापस भेज देता है ताकि लोकसभा या राज्यसभा उस पर विचार कर सके। और यदि फिर वह विधेयक अगर उसी तरह से राष्ट्रपति के पास दोबारा वापस आ जाता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। यह व्यवस्था की गई थी 44वें संविधान संशोधन में 1978 में। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में होता है। उसी तरह से राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का नेतृत्व करता नहीं होता है, राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। प्रतिनिधित्व करेगा लेकिन नेतृत्व कौन करता है राष्ट्र का? प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो ये एक कहावत भी है कि वह कौन व्यक्ति है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, तो यह राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति चाहे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकता है, लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति की तरह ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। वह प्रोसेस मैं बताऊंगा आगे, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक जब क्लियर करेंगे उसमें इन चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा। संघ के मंत्री, राज्यपाल एवं अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। यूनियन मिनिस्टर, भारतीय संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये तीनों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ये अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। अगर किसी अनुदान की मांग करना हो तो वह राष्ट्रपति के सिफारिश पे ही किया जाएगा, अन्यथा अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 77 के 1 के तहत कोई भी कार्यवाही जो है भारत सरकार की
लिए कोई भी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी और राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और ध्यान दीजिएगा, मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। उनका उत्तरदायित्व जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति पूरा क्लियर है और इससे बाहर राष्ट्रपति से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इसको इसमें समेटने का पूरा प्रयास किया है और आप जो है इस वीडियो को केवल 2 से 3 बार ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति से जुड़ा हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएगा।